आई एम नॉट डूइंग द रिन्यूअल्स, करने वाले हैं या कर रहे हैं, ठीक है, उसके में जो हमने पीछे देखा था कि हमको उसमें करना क्या क्या है, तो हमने उसमें से अभी तक सिर्फ एक चीजें खत्म कराई थी, वो ये खत्म कराई थी, तो कॉमन और कॉमन साइज और कंपैरेटिव, ठीक है जी। तो कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव्स का मैं एक बार एक छोटा सा एग्जांपल कराऊंगा, तो आपकी चीजें थोड़ी आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ज्यादा साइंस नहीं है, और जो क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो है अपने ये वाला पार्ट हमने कहा था कि एक मतलब एज अ बीइंग अ सीएमए कैंडिडेट, सीएमए पीपल, हमको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट का कॉमन साइज बनाने आना चाहिए, पहला एक सवाल था। दूसरा, हमको कंपैरेटिव्स बनाने चाहिए, आने चाहिए, ठीक है। जो कॉमन साइज होते हैं उनका नाम होता है वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है जी। तो वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है जी, टॉप से बॉटम आता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है कि दाएं से बाएं जाता है, दाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, अच्छा बाएं से दाएं जाता है, ठीक है, ठीक है, बाएं से मतलब लेफ्ट टू राइट जाता है, ठीक है। उसके बाद बात आएगी हमको कि हम छोटे मोटे जो ग्रोथ रेट होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन होते हैं, उनके जो इम्पैक्ट होते हैं, वो हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं देखूं एक छोटा सा पैकेज में कोई सवाल है क्या। अच्छा, ये तो काफी जबरदस्त सवाल है। हाँ, तो देखिए, मैं एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूं और आपने उस सवाल का एक कॉमन साइज, पहले मैं कॉमन साइज का एक छोटा सा सवाल करवा रहा हूँ, फिर मैं आपसे एक सवाल करवाऊंगा, ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या देखा था, इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि एक कंपनी है जिसका ये ईयर 1 है, ईयर 1 हम बैलेंस शीट देख रहे हैं जी। तो बैलेंस शीट में कॉमन साइज कैसे बनता है वो हम समझ रहे हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने नॉन करंट एसेट का इंफॉर्मेशन फीड किया, फिर हमने करंट एसेट का इंफॉर्मेशन फीड किया, दोनों मिला के हमारा टोटल एसेट बन गया, ठीक है जी। तो हमारे पास 10,000 था, 50,000 था, 10,000 था, 30,000 था, 15,000, ऑल टुगेदर 125,000 हमारा टोटल एसेट की वैल्यू है। अब नीचे आते हैं, जो हमारा लाइबिलिटी की साइड है वो देखे, उसमें कॉमन शेयर्स है, फिर रिटेन अर्निंग है, फिर उसके बाद डिबेंचर्स है, फिर एपी है, अकाउंट पेबल है। तो ये भी 125,000 आ गए, यानी बैलेंस शीट तो टोटल है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला था कि कॉमन साइज की जरूरत क्यों पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, हमको अपने इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स के साथ अपना कंपैरिजन करना पड़ता है कि भाई हमारी जो है हमारा जो एसेट की होल्डिंग है, कंपैरेटिवली हम कितना होल्ड करते हैं हम अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट, यानी कॉम्पिटिटर के हिसाब से, ठीक है। तो वो हमारी ऑब्जेक्टिव्स होती है। एक मिनट में एक पेन ला रहा था।
तो ये कॉमन साइज बनाने की जो पीछे की ऑब्जेक्टिव ये होती है कि मान लीजिए कि हम एक कंपनी के, हम एक इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर के साथ अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं कि उसकी क्या होल्डिंग पैटर्न है और हमारी क्या होल्डिंग पैटर्न है, वो कितना एसेट होल्ड करता है, वो कितना लायबिलिटी को ओ करता है, हम उसके हिसाब से अपना कंपैरेटिव एनालिसिस बनाते हैं। तो अभी क्या किया मैंने, टोटल एसेट को 100 बनाकर रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये 100 के अगेंस्ट में ये कितनी एसेट्स है। तो इसको मैंने कर लिया था, हमने ये 100 है, ये 125 है, ठीक है। तो इसको हमने 100 के बराबर मान लिया। तो ये जो हमारा 10,000 है, ये कितना परसेंट हुआ। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने ये किया 10,000 डिवाइड बाई 125,000, 10,000 डिवाइड बाय 125,000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमको उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना था, तो हम जब कैलकुलेटर करके निकालेंगे इट विल कम लाइक 8%। सेम वे हम अपने इन्वेस्टमेंट को देखा, 50,000 हुआ, 50,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट है, 50,000 जो है 125,000 का कितना परसेंट है, तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, 50 बाई 125 इंटू 100 कर सकते हैं हम। तो इससे मेरे को जो पता चलेगा, दैट इज द परसेंटेज जो मेरे को पता चलता है, वो पता चलता है 40% है। उसी तरह फिर हमने इन्वेंट्री का भी निकाला तो 16% आया। तो ये हमने निकाल लिया। तो ये जो हमने जो बनाया, दिस इज कॉल्ड द कॉमन साइज, ठीक है जी। तो अब बात आती है कि कॉमन साइज तो हमने बना लिया, फिर उसी तरह हमने क्या किया, हमने इधर अपने इनकम स्टेटमेंट का भी कॉमन साइज बनाया। तो इनकम स्टेटमेंट का जब मैं कॉमन साइज बना रहा था तो मैंने क्या बोला कि मेरी सेल है 50,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 35,000 का, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 15,000 है, जो कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आता है। फिर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10,000 का, यानी कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है जी, 10,000 का है, ठीक है। तो यहाँ हमने 15,000 माइनस 10,000 करेंगे तो 5,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं किसके फॉर्म में, कॉमन साइज में। तो कॉमन साइज में प्रेजेंट करने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ रहा है, मैं इसको सेल्स को 100 ट्रीट करता हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 35,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100। तो इससे मेरे को ये पता चल जाता है कि ये कितना परसेंट है जी। तो हमने ये जब चेक किया तो मेरे को पता चल गया ये 70% है, ठीक है। उसी तरह हमने जीपी का भी किया। अब चूंकि 100 में से 70 चला गया तो जीपी 30% आ गया, वो सिंपल है। फिर मेरे जो 10,000 जीएनए है वो सेल के कितने परसेंट है, तो हमने क्या किया, हमने किया जी 10,000 डिवाइड बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 किया, तो वो 20,000 हमारा 20% हमारा आ गया जी। फिर उसके बाद जीएनए भी पता चल गया, यानी 30 माइनस 20 कर दिया तो 10% हमारा क्या आ गया जी, हमारा नेट प्रॉफिट 10% आ गया। तो ये जो कैलकुलेशन कहलाया, इस कैलकुलेशन को भी से था कॉमन साइज, ठीक है। तो अभी मैं एक आपको छोटा सा सवाल दे रहा हूं। मान लो कि सेल्स है 250 का, क्या सेल्स के अगेंस्ट है अगर जीएनए है इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अगेंस्ट में हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किया है, जो अब मेरा रिजल्ट आएगा दैट विल कॉल द नेट प्रॉफिट। तो हमने क्या करना है, हमने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सम ऑफ दिस टू, तो हमारा क्या आ गया जी, नेट प्रॉफिट आ गया ये। तो ये हमने ले लिया, ये हमने इधर में पार्टिकुलर्स ले लिया। अब हम मेरे को हर आदमी अपने अपने लेवल पे कैलकुलेट करके बताए कि इसकी कॉमन साइज बना के दिखाए। हर आदमी को प्रैक्टिस करनी है, इट वॉन्ट टेक मोर देन 2 minutes। प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ।
मिराज भाई, जी भाई। और सी कॉलम थोड़ा सेलेक्ट करके, सी सी। पूरा सेलेक्ट कर, जस्ट सी में क्लिक कर लो, ऊपर 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 सी में, हाँ क्या? सिंपल सी, सी। दैट मीन्स पूरा वो कॉलम सेलेक्ट करना। यस आई वो, अरे जस्ट मेक इट कॉमा, यस दैट वन आई भाई, वो, बोल देते हैं कि परफेक्ट। फाइनेंस में कन्वर्ट कर ले, डॉलर में कन्वर्ट कर ले, मैं कर देता हूँ। सर हो गया। जी जी, बताएं बताएं, जल्दी बताएं। सर पहला है 55%, कॉस्ट ऑफ पहला सेल्स। है 55%। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा सॉरी, ये कॉपी करके यहाँ डाल दिया, ठीक है जी। दूसरा है 44.9%। ये वाला? हाँ जी सर, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, तो इसको फिर सर 45 कर देते डेप्रिशिएट। हैं ना। हाँ जी सर। हम्म, फिर सर 20%। 20%। फिर सर 9.48%। 9.48%। 48। यस सर। फिर है 15.48%। ठीक है, अब इसके कैलकुलेशन को कोई बंदा वैलिडेट करे भाई। सही है, चेक करते हैं। मेरे को भी सही मिला। ये किया मैंने, ये आया, ठीक है। फिर मैंने इसको किया सेल, सेल के साथ। फिर इसको भी किया मैंने किसके साथ जी? सेल्स के साथ। इसको किया किसके साथ? सेल के साथ। इसको किया कितने के साथ? सेल के साथ। और चूंकि मैंने पहले ही बोल दिया था, इसको आप 100 मान लेंगे। अब जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, तो ये हो रहा है। Sir, I'm not seeing anything. अरे ऐसा कैसे? नो, आई थिंक आपने कुछ आगे पीछे करा होगा, बिकॉज माई नेम विल अपीयर एज अ टू, one as a Okay. speaker, other as a presenter, so you have to pin presenter. Okay. Okay, now you can see the Excel. Just a bit, sir. Yes, now I can. हाँ, तो you miss all the things or you just miss Yes, this? yes, sir. Sir, no worries. I'll miss all the yes, yes, yes. Okay, no First of problem. application. Okay, so the second questions which I am writing here, like for the balance sheet, you can understand from there also, no problem. There is a common size balance sheet. Okay. तो अब मेरे पास है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट है, पीपीई है 1,25,000 का, इन्वेस्टमेंट है 4,50,000 का, 1,000 का, करंट एसेट में एआर है, बिल ऑफ एक्सचेंज पता है क्या? किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पता है? अजल बताएं। सर इतना आइडिया नहीं है मुझे। कोई नहीं ना, तो मेरे को बोलने में मजाक लगता है, क्लास 2 में था ये सब हम लोग। सर ये स्कूल के टाइम पे ही पढ़ा था, गूगल उसके करना बाद में पड़ेगा। इतना कभी काम भी नहीं आया। आपने भी मजाक कर लिया। स्कूल में पढ़ लिया था, 9-10 में था।
इसमें आई थिंक सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में था। सर हमारे 11th क्लास में आया था, तो उसके बाद में कभी देखा ही नहीं मैंने इसको, मैं तो ना भाई कभी बिहार, काम आया। मैं तो बिहार बोर्ड में था, 12 में जाके पढ़ा। हम्म। कॉमन शेयर हो गए अपना 15,000, फिर उसके बाद हमने रिटेन अर्निंग ले लिया जी 13,000 का। उसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स मैं अभी बताऊंगा, बिकॉज इसका हम लोग को अभी जरूरत पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई टुक द एग्जांपल। लॉन्ग टर्म डेट्स 24,000 एंड देन हम लोग के पास एपी है और बीपी है। बीपी स्टैंड फॉर बिल पेबल और ये होता है बिल रिसीवेबल। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये है फंडा बिल रिसीवेबल का। अब एपी में से 15,000 और आई डोंट नो, बाकी देखते हैं टोटल पे अपने पता कर लेंगे। व्हाट आई शुड राइट इट हियर, 67,000 है तो 6799 आई विल राइट 32,000। चले जी, तो सबसे पहला जो काम है आपने मेरे को बताना है कॉमन साइज बैलेंस शीट बना के। सबसे पहला काम जो है वो आप तो करें, कॉमन साइज बैलेंस शीट बना के हमको बताना है। हाँ जी, सर खाली बीपी तक ही है ना? हाँ हाँ सिर्फ बीपी तक है ना। ओके। बैलेंस शीट टैली और हो गया ना हम लोग का। हाँ सर, वो दिखा नहीं था नीचे, और हो चलो गया। कामरान भाई नहीं हो क्या? कामरान भाई, जी जी मिराज भाई। हाँ वो एक उर्दू का शेर है, इरशाद। इरशाद यही है कि आपकी वजूद है तो वजूद का इजहार होना चाहिए, यानी सवाल को करना पड़ेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। करें, जल्दी जल्दी करें भाई। सर हो गया। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। 12.6। 12.6 सर इसमें 45.45 ऐसे आया है मेरे। चलेगा, कोई नहीं, अभी हम लोग परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। 13.6, 13.6, 13.13, 13.13, 13, 15.15। इधर इधर सर ये इन्वेंट्री 15.15 है। चले 15.15, यानी ये मेरा जो टारगेट है कि ये पूरा 100 होना चाहिए, वो 100 हो जाना चाहिए। हाँ हाँ सर। हाँ लेकिन कहीं पे बढ़ाना पड़ेगा, तो इस पे 7 है ना। सर ये तो 45.45 वाला बढ़ा देते हैं ना, वो 0.5 हो जाएगा ना। ठीक है 8 बढ़ा देते हैं ना, खत्म खत्म हो गया। हाँ चले, तो स्नेहल भाई आपने समझा ये नंबर्स कैसे आए हैं? आप इस नंबर्स को कैसे निकाले, पता समझ आया नहीं? आपने क्या किया, I'll tell you, आपने क्या किया? Yes, sir. आपने बोला this 99,000 is as equivalent to 100. Yes. Okay. Now you are interpreting this number in term of 100.
Okay. You are now converting this number in term of 100. So 100, actually yes. you are doing nothing. You are just writing like this. 12,500 100. divided by 99,000, because you have to 99,000. bring Yes, in yes. form of that. Yes, yes, sir. 99,000. My mistake. हाँ, divide by divide. स्क्रीन बड़ी करना, स्क्रीन पता नहीं है, इतना ही आ रहा अभी। बस ठीक है, तो ये हो गया जी। उसके बाद देखिए Right, sir. हमने क्या किया, इसको भी, यानी आपने एक ही चीज दिमाग में याद रखना है कि बेस के बराबर, यानी वो बेस का एक्चुअल में परसेंटेज कितना है। अगर कॉमन लैंग्वेज में अगर बात करूं तो मैंने क्या बोला, आई चेंज माय बेस फ्रॉम 99,000 टू 100. सो नाउ आई हैव टू रिप्रेजेंट माय नंबर, आई हैव टू कन्वर्ट माय नंबर्स। तो Okay. हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सिंपल डूइंग लाइक दिस। Right. कैलकुलेटर पे थोड़ा टाइम जाएगा, बट आप एक बार जब आदत हो जाएगा ना करने का तो फिर इट विल गो फाइन। हो गया। सेम वे वी हैव टू कंसीडर दिस एज 100. तो अगर मैं इसको 100 मान रहा, देन अगेन व्हाट आई विल से कि ये 15 जो है इस 99,000 का कितना परसेंट है, दिस 13 जो है इस 99 का कितना परसेंट है, और दिस 24 जो है ये इस 99 का कितना परसेंट है। अगेन सेम वे ये 15 इस 99 का कितना परसेंट है, और अगेन दिस 32 इस 99 का कितना परसेंट है। नाउ यू आर जस्ट कन्वर्टिंग इनटू द परसेंटेज। आपने बस कुछ नहीं करना है, कलम कॉपी पे करते हैं तो आपको पता ही है, मल्टीप्लाई बाय 100 करने से परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। So this Yes, is sir. the simplest way of doing these things. And why they are asking this? क्योंकि आपको एज अ सीएम में आपको बोला जाएगा कि भाई स्नेहल आपने एक कंपैरेटिव रिपोर्ट बनानी है। तो एक तरफ हम हैं, एक तरफ मुकेश भाई है, तो दोनों आदमी के तो इन्वेस्टमेंट अगर एब्सोल्यूट नंबर में तो कंपैरेटिबल नहीं होंगे ना। तो Right. मेरा उससे अगर कंपैरेटिव बनाना है तो हमको एक सेम बेस पे लाना पड़ेगा। एंड टू ब्रिंगिंग द सेम बेस व्हाट वी हैव डन, परसेंटेज के फॉर्म में उसको ले आए। अब मेरा कंपैरिजन सेम, अब सेम डिग्री ऑफ, मतलब वी आर ऑन द सेम बेस ना, नाउ द कंपैरिजन इज पॉसिबल। Okay. ठीक है, तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन क्या होता है, इवन सम ऑफ द टाइम आपके खुद के बिजनेस में, फर्स्ट आई टुक द एग्जांपल व्हेन यू आर इन द सेम इंडस्ट्री एंड कंपेयरिंग विद द सेम बिजनेस। ठीक है, सेम इंडस्ट्री में और डिफरेंट बिजनेस हाउसेस के साथ आप कंपेयर कर रहे हो। लाइक आप आईडीबीआई बैंक हो, नाउ यू आर कंपेयरिंग विद आईसीआईसीआई। तो दोनों आदमी के एब्सोल्यूट नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट कंपैरिजन के लिए यू हैव टू कन्वर्ट द एब्सोल्यूट नंबर इनटू द परसेंटेज, into the common, so that it's become comparable. there is a one reason. Second, ICICI बैंक का ही 2 डिफरेंट साल का कंपेयर करना है, तो हम अगर उसको प्रॉपर एक बेस पे नहीं लाएंगे ना, तो फिर वो हमारा कंपैरिजन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी वी हैव टू मेक द कॉमन स्टेटमेंट। Common statement. Yes, sir. हाँ, तो कॉमन साइज इसको बोला जाता है, इसका टेक्निकल नेम इज कॉमन साइज या वर्टिकल एनालिसिस, या वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, एग्जाम में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में बंदा को कंफ्यूज करने के लिए दे विल टेक द नेम एज अ वर्टिकल एनालिसिस। बंदा खो जाता है, यार ये नई चीज मैंने देख ली आज तो। Right, sir. तो ऐसा नहीं है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा, अभी मेरे ईयर 1 के ये मेरे परफॉर्मेंस है। नाउ आई एम जस्ट कॉपिंग, दिस इज माय ईयर 1 परफॉर्मेंस। ठीक है जी, अब मैं ईयर 2 में परफॉर्मेंस को अब चेक करूंगा, तो ईयर 2 के साथ अगर मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा तो मेरे को लाइन टू लाइन भी कंपेयर करने पड़ेंगे। सेल्स में कितना परसेंट का चेंजेस आया जी, कॉस्ट में कितना का आया। तो इफ देयर इज अ लाइन टू लाइन कंपैरिजन, एक था स्टेटमेंट कंपैरिजन, अब है लाइन टू लाइन, लाइक सेल्स टू सेल्स, कॉस्ट टू कॉस्ट, जीपी टू जीपी, डेप्ट टू डेप्ट, जीएनए टू जीएनए, नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। नाउ आई एम टॉकिंग के नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। अब मैं ईयर 2 के परफॉर्मेंस आपको दे रहा, तो से मैं ईयर 2 में मेरे परफॉर्मेंस आए, मान लो कि 3,50,000 का सेल हुआ। उसके बाद मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 197,500 हुआ, तो ये हो गया। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे 50,000 ही रखा,
अभी यहाँ पे मेरे जीएनए में बढ़ के 35,700 हो गए। तो अभी मेरी नेट प्रॉफिट एक्चुअली में कितना चली गई जी? Double 66,800. 66,800। जबकि अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो सेल डबल नहीं हुआ था। Yes. यानी इसके और इसके परसेंटेज को आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट डबल है, बट ये डबल नहीं है। तो इस बात को आपको सामने वाले को समझाने के लिए यू हैव टू डू द लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन कंपैरिजन, सेल टू सेल कंपैरिजन, कॉस्ट टू कॉस्ट कंपैरिजन। ये लाइन टू लाइन यू हैव टू डू द कंपैरिजन। जब लाइन टू लाइन कंपैरिजन होता है तो उसका नाम होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। Okay. Comparative statement. ठीक है जी, ये हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब देखिए मैंने इसमें किया क्या, हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ ग्रोथ या चेंज। जो आप लैंग्वेज अच्छा लगे आप लिख सकते हो, बुक में कोई इतना ये लेकिन इसमें नहीं है। अब चेंज क्या है? चेंज ये है कि 250 था, अभी कितना हो गया जी? 3,50,000। तो 250 3,50,000 डिवाइड बाई 250, यानी आपको परसेंटेज में चेंज को एक्सप्रेस करने हैं। तो आप इसी तरह कर पाओगे ना, क्योंकि बेस का ही परसेंटेज। तो आप बोलोगे देयर इज अ 40% इंक्रीज। Increase. ठीक है, सेम वे आई कैन से दैट ओके, यहाँ पे कितना है जी? 44% का कॉस्ट में इंक्रीज हुआ, जीपी पे 36% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, सेम वे आप बोलोगे यहाँ पे 0% का इम्पैक्ट है, डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड, इट इज नॉट No गेटिंग changes. इम्पैक्टेड, नो चेंजेस। फिर आपने यहाँ पे चेंज नोटिस किया, 51% का नोटिस किया। 51%. Right. ठीक है, सेम वे आपने यहाँ पे कितने परसेंट नोटिस किए जी? 73% के नोटिस किए। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हुआ ये आपका इंडिविजुअल लाइन पे हुआ। ये कंपैरिजन आप किस पे कर रहे हो? टोटल पे नहीं कर रहे, यू आर डूइंग जस्ट बेस्ड ऑन द लाइन आइटम। Right. और जब लाइन आइटम पे होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा जी? कंपैरेटिव। Comparative statement. इसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। Okay. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते यानी हैं। जो डिफरेंस, जो वेरिएंसेस जो होंगे लाइन बाय लाइन होंगे वो हॉरिजॉन्टल कहलाएंगे। जी जी जी, हॉरिजॉन्टल ऐसे जाता है, एच टू एच। और जो वैसे होंगे सिंगल उसके वो ऊपर से, वर्टिकल। हाँ ऊपर से नीचे आएंगे। Common ठीक है, size. हाँ तो वो एक्चुअल में कॉमन साइज है, वो हमारे वर्टिकल कहलाएंगे, ऊपर से नीचे। और साइड टू साइड जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल कहलाएंगे। Horizontal. Yes. ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी क्लियर हुई। एक मैं सवाल लेके क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सीएमए का पास्ट पेपर का सवाल, पास्ट पेपर है। Okay. तो मैं सबको Okay. बोल रहा हूँ कि ये मैंने इन्फ्लेशन आपको नहीं बताया है, लेकिन मैंने सबको बताया है, बट आई विल एक्सप्लेन इट फ्रॉम बिगनिंग, तो आप परेशान नहीं होना। इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है आप उसको यहाँ पे एनालाइज करेंगे एक्चुअल में। तो ये रहा सवाल। तो देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये कंपनी है जी गॉर्डन। गॉर्डन हैज हैड दी फॉलोइंग फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर लास्ट 4 years। तो पिछले 4 साल का हमारे पास उसका इंफॉर्मेशन दे दिया हुआ है। बोला ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ईयर 1 पे जो सेल है वो क्या दिया हुआ है जी? 12,50,000, फिर 13 लाख, फिर 1359 एंड 14 लाख। तो ये सेल्स दिए हुए हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, फिर जीपी दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जीपी भी दिया हुआ है। जीपी में हमको कोई मसले नहीं है, जीपी इज ओके फॉर अस। साथ में इन्फ्लेशन फैक्टर दिया हुआ है। एक्चुअल में ये इन्फ्लेशन फैक्टर क्या है? ये जो इन्फ्लेशन फैक्टर है वो क्या है पता है? कि हम कुछ करे नहीं करे, मार्केट उतना का हमको Market, इंक्रीमेंट yes. दे देगा। देगा. मार्केट उतना का हमको इंक्रीमेंट दे देगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। तो इसके अंदर मार्केट का एक अपना इन्फ्लुएंस है। ठीक है, मार्केट का इन्फ्लुएंस है।
तो हमसे पूछा गॉर्डन हैज एनालाइज दिस रिजल्ट यूजिंग द वर्टिकल कॉमन साइज एनालिसिस। तो उसने कौन सा यूज किया जी, वी लुकअप वाला कहानी, यानी कॉमन साइज पे उसने अभी तक कंपैरेटिव्स अभी तक चेक किया, उसने स्टडी किया। कौन सा एनालिसिस किया जी, वर्टिकल मतलब ये वाला, ठीक है। एंड द गॉर्डन परफॉर्मेंस इज बेस्ड टू कैटेगराइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब उसके परफॉर्मेंस के ऊपर आप अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे, यू आर गोइंग टू गिव योर ऑब्जर्वेशन। तो ये बोल रहा है कि कॉमन साइज की प्रॉफिट परसेंटेज हैज बीन डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉमन साइज ट्रेंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बोला है कॉमन साइज में उसके प्रॉफिट क्या हो गए जी, कॉमन साइज प्रॉफिट हैज बीन डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉमन ट्रेड। तो हमको कहीं पे भी डिक्रीज तो नहीं लग रहा सामने से, बट फिर भी वी विल अप्लाई द इन्फ्लेशन टू चेक कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 4 साल का हमारे पास सेल्स का डेटा है जी। आ जाए, सेल्स का डेटा है यानी 12,50,000, एक जीरो कम हो गया, 12,50, 13 लाख और क्या है ये 13,59 है ना, हाँ 13,59। उसके बाद अगला है 14 लाख का। अच्छा, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सिर्फ हम डेटा लिया है, इसमें अभी तक हमने कुछ काम नहीं किया। इस सेल्स है, कॉस्ट है 750, 785, 825 and 850,000। तो इस माइनस दिस करूंगा तो मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, हम लोग का सिर्फ जीपी आ जाएगा जी। हाँ, अभी ये जीपी जो है ये इन्फ्लेटेड है, यानी इसके अंदर इन्फ्लेशन है। ओके, तो अगर इसमें से हम क्या करेंगे, ये बेस है हमारा 1, बेस क्या हमारा 1 है। यहाँ पे हमारा जिसको हम इन्फ्लेशन फैक्टर भी बोल, पहले तो हम इसको लिख लूं आपको, इन्फ्लेशन फैक्टर। इन्फ्लेशन फैक्टर 1 है, 1.03 है, 1.07 है और दूसरा है 1.1। इसका मतलब ये है, ये जो है ना, ये एक्चुअल में अगर इसकी अगर ये रियल जीपी होता तो ये क्या होता मैं बता रहा हूं, दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्योंकि बेस ईयर में 1 है वैल्यू, बेस में इन्फ्लेशन की वैल्यू कितनी है जी, 1 है। 1। अब ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में इन्फ्लेटेड है 3% से, तो इसकी बेस वैल्यू कितनी आएगी जी, 5 लाख। समझ रहे हैं आप? इसको हमने क्या किया, इसके अंदर से इन्फ्लेशन माइनस कर रहा हूं, तो इसके अंदर भी कुछ इन्फ्लेशन है। कितना इन्फ्लेशन है देखिए, दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 1 कीजिएगा, फिर क्या बोल रहा है जी, दिस डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारा जो जीपी निकला है ये हमारा रियल जीपी निकला। रियल जीपी का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग
एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। अगर आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। तो अब हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। तो बोलता है द कॉमन साइज gross profit has been decreased as a percentage of releasing common size trend cost of goods sold। ये बोल रहा है कि ये जो डिक्रीज हो रहा है, बेसिकली ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, टेक्निकली देखा जाए सिर्फ एक साल में डिक्रीज है, बाकी सब साल में कॉमन नंबर्स है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि इसकी रीजन ये है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो रहा है। तो हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी क्या देखना पड़ेगा, रियल, हमको उसको किस में देखना पड़ेगा, रियल फॉर्म में देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है द कॉमन साइज ट्रेंड, the common size trend in sales in increasing and resulting an increasing trend in GP, ठीक है। तो ये एक बोल रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि अब हमको सेल्स को भी रियल फॉर्म में चेक करना पड़ेगा, यानी हम किसी को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि सेकंड कॉलम में हमसे सेल्स के बारे में बातें कर रहा है, सेकंड ऑप्शन में। फिर तीसरे ऑप्शन में हमसे क्या बातें कर रहा है, विल गो देयर। बोलता है द कॉमन साइज trend in cost of goods sold is decreasing, which is result in increasing common gross profit margin। ठीक है, कॉमन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हम लोग एब्सोल्यूट जीपी पे बात कर रहे थे, दिस इज लाइक आवर एब्सोल्यूट जीपी। अभी तक ये परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है द इंक्रीजिंग ट्रेंड इन कॉमन साइज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज द रिजल्ट फॉर बोथ इंक्रीजिंग ट्रेंड इन सेल्स एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो हमको पहले तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कि रियल सेंस में, यानी इफ आई रिमूव द इन्फ्लेशन तो हमारा सेल्स क्या होगा, रियल सेल्स एक्स इन्फ्लेशन। तो ये क्या होगा, ये जी सेल्स है divided by this into 1। ठीक है, ठीक है। राइट। अब देखिए ये सेल्स क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 12 से Increase हो रहा है। 62, 62 से 70, 70 से 72, सेल तो इंक्रीज हो रहा है। अब मैं एक बार देखना चाहूंगा रियल जीपी क्या है, सॉरी रियल COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। increase। हाँ, अब हम फिर सारे ऑप्शंस को एक एक करके पढ़ेंगे और जिसके साथ इसका रिलेशन सही एस्टेब्लिश होगा दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। बोल रहा है कॉमन साइज प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज भी अब हमको निकालना पड़ेगा, जीपी मिराज भाई, जी भाई। इन्फ्लेशन नहीं है तो भी वो सेम परसेंटेज आएगा ना, देखिए ना यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, क्या सेम आएगा ना, परसेंटेज परसेंटेज तो सेम आएगा। में भी
आना तो सेम चाहिए आई बिलीव, क्योंकि इन्फ्लेशन तो पूरे में इफेक्ट करता है पूरे में ना, affect कर रहा है। हाँ हाँ, It पूरे should be. में कर रहा Yes. है। It should be. No, we will check it, no problem. I believe also because ये दोनों पार्ट से माइनस हो रहा है ना, तो this is going to be the same I believe. हाँ सेम ही आ रहा है। बोला the common side GP percentage has been decreased as a result of increasing common cost of goods sold बढ़ा है क्या हम लोग का? बढ़ा है, ठीक है, ये सही लग रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कॉमन साइज, द कॉमन साइज ट्रेंड इन सेल्स इन एन इंक्रीजिंग, तो सेल्स इंक्रीजिंग है क्या? सेल्स इन इंक्रीजिंग एंड इट इज रिजल्टिंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन कॉमन साइज जीपी, ये बात गलत है। तो दिस इज बी इज रॉन्ग, एक्चुअली बी तो सही नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कॉमन साइज ट्रेंड इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज डिक्रीजिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिक्रीज कर रहा है क्या? नहीं, कॉमन साइज ये अपना जो है डिक्रीजिंग है क्या? कॉमन साइज ट्रेंड कॉस्ट ऑफ डिक्रीजिंग है, सीधा नहीं डिक्रीजिंग फॉर्म है भाई। 771 ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो है डिक्रीजिंग नहीं है बल्कि इंक्रीजिंग है, यानी ये भी लाइन गलत है। फिर बोल रहा है इंक्रीज ट्रेंड इन कॉमन साइज जीपी इज द रिजल्ट बोथ इंक्रीज इन सेल्स एंड डिक्रीज ट्रेंड। तो देखिए इंक्रीज इन सेल वाला लाइन तो सही है, पर डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला लाइन गलत है। यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए जी? ए होना चाहिए। मिराज भाई वो इन्फ्लेशन मतलब यू नो even if you don't care about the inflation we can get the same answer, correct? No, but why I want to explain you, because you should understand the impact of inflation. अच्छा, okay. ठीक है, otherwise this question have not been asked ना with the inflation factor. It is confusing I think. तो एग्जाम में क्या सीधा सीधा देगा क्या? भाई And what I mean is, you know, with the inflation, they're just giving for confusion. Even we can remove, no need to care the inflation, and the answer will be same in this given scenario. See, in this given scenario, the good thing is that inflation is always increasing. If one point of time it goes in the negative, market में deflation आ गया, then your answer will be different, no? Yes. See, what is the logic of this? Simply that you are applying the changes in the markets. If market goes in the adverse side, maybe your answer will be different. What I mean is, no, in the given scenario, it is the no, in the given scenario, I do agree with you. I do agree with you. I'm not saying that you are wrong. I do agree with you. Okay. But because what I think, you know, it's a long time to take to come this answer. The time so will go. In exam, there is always an option that skip and go for the next. Don't time management is very tough. Yes, don't waste for the time calculating the things which you know that you are not going to complete it. ठीक है भाई? और ये हमको नहीं, ये सबको पता होता है, ये सबको पता होता है। Whoever goes for the exam ना, उनको पता होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ और फाइनली मैं कहाँ पे जाके एंड अप करूंगा। तो एग्जाम स्ट्रेटजी इज वेरी क्लियर। यू हैव टू आंसर 50 क्वेश्चन इन फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ 30 क्वेश्चन and fourth half 20 question. If you follow this rule, then only you will able to do the time management. Otherwise, you will be stuck doing 20-30 questions or maximum 50 question in the 3 hours time.
ठीक है, पहला 50 वो क्वेश्चन होते हैं जो वन लाइनर होते हैं। अगर किसी ने एग्जाम अटेंड किया है तो मैं उनको बता रहा हूं कि जो उनका भी एक्सपीरियंस होगा कि पहले अगर वो पूरा 100 क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक अगर देखते हुए भी जाएंगे तो उनको 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन जो उनको मिलते हैं वो वन लाइनर होते हैं, या उनकी कंसेप्चुअल स्टडी से वो मैच हो जाते हैं। जैसे उनसे सीधे पूछा जाएगा, अच्छा बताओ कि लिक्विडिटी का रीजन क्या है, तो वो एक लाइन में पढ़ेंगे, दे कैन आंसर। तो पहला 50 आपको वही करने हैं। सेकंड जो 30 करने हैं वो है जो थोड़े से न्यूमेरिकल्स है और जिसमें आपकी ग्रिप है। ठीक है, अगर वन शॉट में बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है छोड़ के आगे बढ़े। और थर्ड का जो 20% है वो वही है जो आपसे नहीं बन रहा था, जो पहले आप छोड़ के गए थे। नाउ यू गो बैक एंड चेक द कैलकुलेशन, इफ यू हैव टाइम डू इट, डोंट हैव टाइम स्किप इट। ठीक है, और कोई भी कैलकुलेशन कट करके 3 बार तो गलती से भी नहीं करने का। जैसे मान लो कि कोई आदमी से वेरिएंस एनालिसिस में बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, बट व्हेन यू गो फॉर द कैलकुलेशन आपसे थोड़े थोड़े से नंबर्स डिफरेंट आने लगते हैं, तो आप उसको कट करके दोबारा करने का चांस नहीं लगाइएगा, उसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर अटेम्प्ट चेंज हो जाएगा। Miraj bhai, is it compulsory to have answer from all the section? For example, if we have 70% from 2-3 sections, skipping I one don't session. know. I really don't know how they are evaluating the papers, but for me, I never had that kind of experience, ABC or section ABC. I only know that I have to answer 100. The only learning from my CMA is that you have to answer 100 questions. That's why you are here with, and we are with you. One learning from me, for me from CMA, आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, that's all. अब वो कैसे करने हैं वो आप एग्जाम हॉल आपको बता देगा। मैंने देखे हैं लोगों को यार, दे आर वेरी गुड, बट उनसे क्या होता है ना कि उनके अना पे आ जाती है, दे फील लाइक उन ईगो पे आ जाती है। नहीं यार, मैं कैसे ये सवाल, ये कॉस्टिंग का ये छोटा सा सवाल है, कैसे मैं गलत कर दूंगा, एंड उसको सॉल्व करने के चक्कर में दे आर लूजिंग द टाइम। तो एग्जाम हॉल में सबसे पहला काम यह है कि एक शॉट में आंसर नहीं मिला, स्किप, लीव इट, क्योंकि करोगे तो 1 मार्क्स, नहीं करोगे तो 1 ही मार्क्स कटेगा, जो मेरी मतलब वो है कैलकुलेशन है। देखिए, सबसे पहले हम लोग रेशियो एनालिसिस का पहले वो समझते हैं कि रेशियो एनालिसिस का पहले फ्रेमवर्क समझते हैं कि रेशियो एनालिसिस है क्या। तो कोई आदमी मेरे को एक डिफिनेशन बता दो कि रेशियो होता क्या है, और मैं आपको बताऊंगा रेशियो एनालिसिस कितने तरीके के होता है, उसमें क्या क्या चीजें आपने पढ़नी है। कोई आदमी मेरे को बता दो रेशियो क्या होता है, कि मतलब डिफिनेशन। बोले 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 बोले। Ratio. बोले भाई। Market ratio. अरे बाबा, नाम नहीं बताना भाई, रेशियो का मतलब क्या समझते हैं वो बताइए ना, नाम तो हम आपको बताएंगे ही। Yes. In that case. सर 2 नंबर को कंपेयर करना कि क्या बात, एक के मुकाबले दूसरा वाला कितना कितना क्या स्ट्रॉन्ग है, रेशियो होगा, कितना स्ट्रॉन्ग है। हाँ हाँ कितना स्ट्रॉन्ग। सही है, वोटिंग राइट के लिए। ठीक है जी। अगर रेशियो का टेक्निकल डेफिनेशन बोले तो ये होता है कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और एक को एक्सप्रेस किया जाता है, एक सिक्स एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वाई। ठीक है, जिसको अभी काजल ने सही बोला, एक नंबर को दूसरे के अगेंस्ट में एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज द रेशियो। ठीक है, तो रेशियो का जो डेफिनेशन, इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस काजल द को मेरे को रिलेशन पहले बिटवीन। गूगल से आंसर मिला। ठीक है, तो इट इज अ वे टू एक्सप्रेस द टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये मैथमेटिकल्स फार्मूला होते हैं। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो किसी कंपनी कितना लिक्विड है, लिक्विड का मतलब क्या होता है कि उसकी जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होती है, यानी वो अपने
जो अभी जो एपी है, जो रनिंग डेटर्स है, रनिंग क्रेडिटर्स है, या रनिंग जो उसके ऑब्लिगेशंस हैं, उसको वो कितना पे कर पाता है कि नहीं, या पे कर रहा है तो वो किस रेशियो में उसके पास एसेट्स हैं, वो उसकी पोजीशनिंग, उसकी जो पोजीशन है, उसकी स्टडी को हम लिक्विडिटी स्टडी बोलते हैं। तो लिक्विडिटी मेरे को ये बताता है कि कंपनी के पास कितना लिक्विड कैश है, ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को ऑनर कर सके, कर सके। अब प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? टू चेक हाउ द बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट जो होता है वो दोनों लेवल पे होता है, आपको पता है, एक जीपी लेवल पे होता है, एक नेट प्रॉफिट लेवल पे होता है। अच्छा, ये सॉल्वेंसी का मतलब, ये सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है, ये बेसिकली आपकी लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेसिटी को चेक किया जाता है, यानी हाउ लॉन्ग बिजनेस विल सर्वाइव, इसके रेशियो की स्टडीज को हम क्या बोलते हैं जी? सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। तो आ गया जी लिक्विडिटी, फिर आ गया जी प्रॉफिटेबिलिटी, फिर आ गया जी सॉल्वेंसी। उसके बाद जो छोटे छोटे रेशियोज हैं, जिसमें अभी हमारे एक भाई ने पीछे से कहा था एक्टिविटी रेशियो, ठीक है, तो वो एक्टिविटी रेशियो जो होता है वो आपकी, हाँ ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो क्या होता है? इससे आपको ये पता चलता है कि आपके बिजनेस के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, हाउ द बिजनेस ऑपरेशंस वर्क, ये उससे हमें पता चलता है जी। तो ये हमारा एक्टिविटी रेशियो है। उसके बाद जो है हमारा मार्केट की रेशियो है, और है लीवरेज रेशियो। एक होता है लीवरेज रेशियो, ठीक है जी। तो लीवरेज रेशियो बेसिकली आपको मैं बताऊं तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर की लीवरेजिंग, यानी आप जब फायदा उठाते हैं, यानी इट इज स्टडी ऑफ leveraging from fixed cost, first thing, and then financial fixed, leveraging from operating fixed cost and financial fixed cost, ठीक है। तो ये हमारा लीवरेज मेरे को बताता है। उसके बाद मार्केट रेशियोज हैं, जिसमें आपकी ईपीएस एंड मार्केट रेशियो है। मार्केट रेशियो में जैसे हमारी ईपीएस कैसी है, एमपीएस कैसी है, ऑल दिस थिंग्स होता है, जिसमें आपकी मार्केट में कैसी परफॉर्मेंस है, वो जो एक्सचेंज पे जो आपकी रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन होती है पब्लिक डोमेन में, उसकी हम स्टडीज करते हैं। तो ये चैप्टर जो है, ये इसमें इतने सारे रेशियोज पढ़ने हैं और थोड़े से स्पेशल इश्यूज पढ़ने हैं। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ये अगर याद होगा तो ये हम देख रहे थे जी कि, तो ये पहला वाला पार्ट हमने पहले भी करा दिया था, जस्ट इट वाज ये हमारा वो था, एक रिकैप था। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जी लिक्विडिटी के बारे में। तो लिक्विडिटी जो बोलता है कि हम लिक्विडिटी कैसे निकालते हैं, लिक्विडिटी का क्या इंटरप्रिटेशन होता है, हम उसको अगर एक को चेंज करते हैं तो दूसरे एलिमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो दिस इज गोइंग टू बी, एंड दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके हर एक पॉइंट में अपने आप में एक सवाल है। तो सबसे पहले पूछता है कि भाई साहब आपको एक करंट रेशियो निकालने आना चाहिए। तो पहला सवाल क्या होता है जी, करंट रेशियो निकालने आना चाहिए। तो एक बंदे को करंट रेशियो निकालने आने से पहले उसको पता तो चले कि वो करंट एसेट किसे कहते हैं और साथ में वो करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं, क्योंकि इट इज द रिलेशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। तो अगर इफ यू डोंट नो द करंट एसेट का डेफिनेशन, करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन, देन यू कांट कैलकुलेट द करेक्ट करंट रेशियो।
तो आइए जी, सबसे पहले मैं बोलता हूँ करंट एसेट। करंट एसेट को कोई एक आदमी मेरे को डिफाइन करके बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय द करंट एसेट। बोले हाँ जी, करंट एसेट बोले। Convert it into cash anytime. क्या बात है। और ये Consume within 1 year. भाई ये डिफिनेशन चलेगा नहीं। Which is so in our current books. नहीं, ये भी डिफिनेशन नहीं चलेगा भाई। सीएम में आपसे थोड़ा अच्छा डिफिनेशन एक्सपेक्ट करता है। Current within 1 year. ये 1 ईयर वाला लाइन ना क्लास 12 तक ठीक था भाई, सीएमए में ये 1 ईयर का फंडा नहीं चलता भाई। Baseline है ना 12 से। Operating cycle. हाँ, की पॉइंट ऑपरेटिंग साइकिल है। ठीक है, अब सुने, सबसे पहले देखिए एसेट होता क्या है। एसेट वो होता है जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसेट। एसेट से आपको क्या मिलता है जी? इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। अब बात आता है कि करंट एसेट। तो करंट एसेट का मतलब होता है इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइडेड to the extent of one operating cycle or 1 year, whichever is higher, whichever is higher। अब आता है कि करंट लाइबिलिटी। तो पहले लाइबिलिटी को डिफाइन करें। तो लाइबिलिटी में क्या होता है? रिडक्शंस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यानी आपके पास पैसे होते तो आप उस पैसे से बिजनेस करते, लेकिन आज वो पैसे से आपको लोन का रीपेमेंट करना है, तो एक्चुअली आप अपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है जी? रिडक्शन इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, ये होगा। और दूसरा होता है कि जिसको लिक्विडेट करने के लिए यू हैव टू यूज द करंट एसेट। To liquidate the current liability, you have to use the current asset. Second thing, and third thing, again the liquidation, जो आपकी जो obligations है, which you are actually honoring or you are settling within 12 months or one operating cycle, whichever is higher। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो पता होना चाहिए। अभी मैंने बिगिनिंग में आपसे एक सवाल किया था बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के दो तरीके होते हैं, एक होता है बिल रिसीवेबल्स और दूसरा होता है बिल पेबल। जो बिल रिसीवेबल्स होता है वो क्या होते हैं कि कोई आपके कस्टमर्स होते हैं, एआर होते हैं, जिनको आप सामान बेचते हैं और इमीडिएटली उनको बोलते हैं भाई देख, I know you but I don't rely on you, so you have to give me something in writing that you are going to pay on so and so date। तो वो एक तरह का प्रोमिसरी नोट्स की तरह होता है। उसका टेक्निकल डिफिनेशन ये है कि इट इज लाइक एन negotiable instrument which is giving a promise that on so and so day he will be going to pay you this much money। तो आप क्या करते हैं, उसको एआर से निकाल के आप बिल रिसीवेबल्स के अकाउंट पे रखते हैं। सेम वे ऑन द अदर हैंड में क्या होता है, बीपी इज लाइक, आप जब किससे माल खरीदते हैं तो वो आपके ऊपर रिलाई तो करता है, बट बोलता है भाई मैं आप पैसे दोगे बट आई वांट अ प्रोमिसरी नोट, आई वांट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड जिसपे आप प्रॉमिस करो कि यू आर गोइंग टू पे मी ऑन सो एंड सो डेट दिस मच मनी। तो आपकी जो वो एक्सेप्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड द बिल पेबल। और बिल पेबल क्या होता है, वो एपी से निकल के अलग से एक लाइन पे आ जाता है। ठीक है, तो उसको बिल पेबल कहा जाता है। तो दोनों, बिल रिसीवेबल इज अ करंट एसेट एंड बिल पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब हमारे पास जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए थे, ये एक छोटा सा सवाल जो हम यहाँ से ले रहे थे। अब हम आते हैं, हम आपसे बोलते हैं कि भाई ये सवाल है, ये सवाल आपको दिख रहा है, पढ़ पा रहे हैं? इज इट विजिबल टू यू? अब मेरे को इसमें से आपने आइडेंटिफाई करके बताना है कि करंट एसेट कौन है, करंट लायबिलिटी कौन है। सर आंसर निकालना है कि ऐसे ही बताना है खाली? नहीं, आप जुबानी बता दें करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, आंसर निकालना। सर कैश, सर करंट एसेट्स तो है कैश, कैश अकाउंट्स रिसीवेबल,
अकाउंट्स रिसीवेबल, हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंटरी। ठीक है जी। और सर लाइबिलिटीज में है नोट्स पेएबल क्योंकि 90 डेज के हैं, और अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, और ये जो दोनों है ये इसका क्या, इसका कुछ करना है कि नहीं? सर ये वो तो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है ना। हाँ सर। अच्छा, तो इसका मतलब हम क्लियर हो गए कि ऊपर से यहां तक हम लोग का कहा जाएगा जी करंट एसेट, अच्छा, और नीचे का दोनों क्या हो जाएगा जी हम लोग का करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर फॉर अस? यानी अब इसके बीच की जो रिलेशन स्टडी है, उस रिलेशनल स्टडीज का नाम अब हम लोग क्या रखने वाले हैं जी? करंट रेशियो। हाँ, तो आप बोल रहे हो करंट एसेट का मतलब क्या? 10,000, 20,000, 8,000, 8,000 और 42,000। इज इट? यही है ना? तो ये मेरा करंट एसेट हो गया। अब आप बोलो करंट लायबिलिटी का मतलब आपके लिए है 15,000 और 25,000। 25,000। इसका मतलब अगर हम आपसे बोले जी कि करंट रेशियो बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? करंट एसेट भागा करंट लायबिलिटी, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। इस कैलकुलेशंस में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ जी, दिस इज द कैलकुलेशन आई बिलीव। हाँ जी, आपसे किसी ने पूछ दिया कि हाँ जी वर्किंग कैपिटल का मतलब बताएं, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो आपके ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं, जो कैश आपको रखना पड़ता है आपके ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसके बगैर आपकी ऑपरेशन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। आपके हाथ में अगर पैसे नहीं होंगे तो आपकी लायबिलिटी को फिर पे करने के लिए फिर एक नया लायबिलिटी लेना पड़ेगा। यानी फिर आपका वो काम हो जाएगा, एक से लीजिएगा फिर दूसरे को दीजिएगा, फिर लीजिएगा फिर दीजिएगा। यानी अगर करंट आपके पास जो वर्किंग कैपिटल रहेगा तो ये वाला चक्कर से आप आजाद रहिएगा। तो वर्किंग कैपिटल जो होता है इसका डेफिनेशन होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैं इस सवाल पे हम कर सकते हैं जी 80,000 माइनस 40,000। दिस इज लाइक आवर वर्किंग कैपिटल। तो हमने क्या किया? हमने ये किया 80,000 माइनस 40,000। तो ये हमने किया जी वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 80,000 माइनस 40,000। तो इस कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या? स्नेहल भाई बोले? नहीं सर, नहीं। ये तो पहले से भी किया हुआ है, सब बहुत लेवल बेसिक लेवल की चीजें हैं। अब ये बोलता है कि अब ये हमसे एक सवाल समझना चाहता है, क्या इम्पैक्ट होगा अगर मैं कोई परचेज ऑन क्रेडिट करूंगा? इज आस्किंग कि ऑल द फॉलोइंग्स आर अफेक्टेड, एक को छोड़ के। क्या बोलता है? एक को छोड़ के। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन ना, तो मैं ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन यूज करूंगा टू एक्सप्लेन आवर थिंग्स। तो मैं इसके सामने कैश लिख दूं, इसके सामने AR लिख दूं, फिर इसके सामने मैं इन्वेंटरी लिख दूं, इसके सामने क्या लिखना था? इसके सामने प्रीपेड लिखना था, सॉरी, प्रीपेड, और इसके सामने इन्वेंटरी।
इन्वेंट्री लिख दूं, ठीक है जी। ये मेरा टोटल सीए हो जाएगा, टोटल करंट एसेट। इसके सामने मेरे को क्या लिखना है जी, एपी लिखना है। इसके सामने क्या लिखना है, बॉन्ड पेबल लिखना है, ठीक है। अब मैं यही इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ। आइए मैं आपको 3-4 चीजें यहाँ से सिखा रहा हूँ सेम इंफॉर्मेशन से। तो सबसे पहला हमारा जो रेशियो बना था वो बना था करंट रेशियो, जिसपे आपको कोई डाउट नहीं है, जिसका डिफिनेशन होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। दूसरा आपने सीखा जी वर्किंग कैपिटल निकालना। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपने क्या किया, वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे यूज करना सीख लिया। अब आइए हमसे सवाल पूछता है कि भाई अगर मेरे को इस सवाल पे अगर हमको एसिड टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो निकालना होता, इस दोनों का टेक्निकल मीनिंग सेम है, इस दोनों का टेक्निकल मीनिंग सेम है। एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो का टेक्निकल मीनिंग सेम है। तो देखिए सीएमए के किसी किसी बुक में प्रीपेड को भी रिमूव करता है और इन्वेंट्री को भी रिमूव करता है, ठीक है, और किसी किसी बुक्स में सिर्फ इन्वेंट्री को रिमूव करता है। बट मैं बोलता हूं कि आपने ये दोनों रखने हैं और ये दोनों हटाने हैं क्विक एसेट के लिए। तो कहीं कहीं पे अगर आपके आंसर्स वेरी हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नहीं भाई इसका आंसर्स डिफरेंट आ रहा है। तो आपके लिए क्विक एसेट का डेफिनेशन है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। हो गया जी। किसी किसी बुक में प्रीपेड को एक्सक्लूड नहीं करता है। तो आपके आंसर्स अगर उस सिचुएशंस में अगर डिफरेंट आते हैं, यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ठीक है। आइए तो हमारा जो इस सवाल पे हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी, 10,000 प्लस, यानी यहां से यहां तक का हमको लेना है। यहां से यहां तक का मेरे को लेना है, दैट इज द 30,000 इज आवर क्विक एसेट। ये मेरा क्या हो गया जी, क्विक एसेट हो गया, ठीक है। एंड लायबिलिटी इज विथ अस, सो लायबिलिटी को मैंने क्या करना है जी, कॉपी कर लेना है। अब हमसे अगर कोई पूछेगा जी एसिड टेस्ट रेशियो दिखाए, एसिड टेस्ट रेशियो, तो मैंने क्या लिखना है जी, हमने लिखना है इस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट में है, ठीक है। तो हमारे लिए इस सवाल में क्या होगा जी, हमारे लिए ये आंसर बन जाएगा 0.75 इज गोइंग टू बी आवर एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो, ठीक है। अब सवाल हमसे बोलता है कि हमने क्या किया, हमने इन्वेंट्री बाई करी, इन्वेंट्री बाई करी है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट से फॉर 50,000, से फॉर 50,000। तो अब ये मेरा रिवाइज्ड एसेट बता सकते हैं क्या, रिवाइज्ड करंट एसेट क्या होगा, 30 + 0, इसमें कुछ नहीं बढ़ा घड़ा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन इसमें चेंजेस है। ये 42,000 प्लस 50,000। अभी जब मेरा रिवाइज्ड करंट एसेट जो है वो कितना है जी, 130,000। आइए ये मेरा बढ़ गया कितना से जी, 50,000 से, और इस पे कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ, इस पे कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ। तो अब ये मेरा
यानी नया वाला जो मेरा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है, ये पहले वाला करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी का रेशियो क्या था आपका? पुराना वाला रेशियो क्या था? 80,000 बाई 40,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं इस पे 3 से 4 पॉइंट लिखने वाला हूं। तो अभी मेरा प्रेजेंट रेशियो क्या है? 2 है। प्रपोज्ड रेशियो क्या होगा बताएं? प्रोपोज्ड रेशियो क्या होगा बताएं? प्रोपोज्ड रेशियो होगा हमारा 1.44। इस रेशियो से आप सहमत हैं? आर यू अग्री विद दिस रेशियो? Yes. आए? Present. Okay. अभी जो मेरा रेशियो था वो क्या था? 2 था। अगर हमने क्रेडिट पे इन्वेंट्री ले ली, यानी कि मेरा इन्वेंट्री बढ़ गया 50,000 से, 180 से 130 हो गया, 40 से 90 हो गया। अब मेरा रेशियो क्या हो गया? घट गया। But yeah. घट गया। अब मेरे पास एक सवाल थे पहले के, ये सवाल नंबर 2 था, ठीक है? अभी देखिए, अभी सवाल नंबर 2 पे हैं। अभी मेरा करंट रेशियो क्या है? Kiss -40. एग्जिस्टिंग, प्रोपोज्ड, अभी आप बताएं रेशियो क्या हो गया? Increase हो गया। इंक्रीज हो गया। यानी कि अगर मैं कोई एक बुलेट पॉइंट लिखना चाहूं तो मैं क्या बोल रहा हूं? इफ एग्जिस्टिंग रेशियो इज ग्रेटर देन 1 and it's increased by same amount in both side, the resulting ratio क्या होगा बताएं? डिक्रीज हो जाएगा। देखें, अब इसको पढ़ें। अगर मेरा एग्जिस्टिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से बड़ा है, एंड इट्स इंक्रीज बाय सेम अमाउंट इन बोथ साइड, तो जो रिजल्टिंग रेशियो है वो घट जाएगा। दैट विल बी डिक्रीज्ड। क्या हो जाएगा जी? डिक्रीज्ड हो जाएगा। ठीक है? अब सेकंड, अब मैं आपको एक चीजें दिखा रहा। अब मैं रिवाइज 2 पे जा रहा। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे दोनों, यानी मेरे क्या हुए, मेरे दोनों में से 10-10 हजार माइनस हो गए। मेरे दोनों में से 10-10 हजार माइनस हो गए। अब इसका मतलब मैं मान के चल रहा, ये पुरानी वाली रेशियो है, इसमें से मैंने 10,000 माइनस कर दिया। क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछता है
ठीक है। अब सेम अमाउंट हम माइनस करने वाले हैं, इसका मतलब इसमें से हम 10,000 एक बार माइनस करने वाले हैं। देखिए 80 था 70 हो गया, 40 था 30 हो गया। अब आ जाए जी प्रोपोज्ड 2 में। अभी रेशियो मेरा क्या है, करंट रेशियो अभी मेरा क्या है, 2 है, एग्जिस्टिंग में 2 है, 80/40 2। अभी मैं प्रपोज करा तो मेरा रेशियो क्या हो गया, मेरा रेशियो हो गया 70,000 डिवाइड बाई 30,000, यानी अभी क्या हो गया, मेरा रेशियो बढ़ गया। यानी कि अब हम इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ एग्जिस्टिंग रेशियो is greater than 1 and decreased by same amount from both sides, my resulting ratio will क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज, विल इंक्रीज। ये हो गया। अगर मेरा रेशियो 1 से कम है और मैंने अगर उसमें इंक्रीज हुआ तो हमारा प्रपोज्ड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मेरा रेशियो पहले से अगर उसमें से सेम अमाउंट से डिक्रीज हो गया, अब लीजिए इसमें मैं रिवाइज 2 बनाया, मान लो कि ये सब ये वाला 10,000 था, ये 10 एज इट इज रखा, इसमें से 1,000 सिर्फ माइनस किया, यानी इसको मैं 0 कर दिया, बाकी एज इट इज कॉपी कर दिया, यानी जो 21 से आता अब वो 20,000 हो गया। अब नीचे से ही मैंने 1,000 माइनस करने हैं, -1,000, तो ये 14,000 हो गया और ये 25,000 हो गया, यानी ये 40 से 39 हो गया प्रपोज 2 पे। अब इसकी जो रेशियो बनेगी प्रपोज 2 पे, रेशियो क्या बन रही है, रेशियो बन रही है 20/39, यानी कि क्या हो गया जी, पहले से छोटा हो गया, यानी पहले से छोटा हो गया। जो पहले 53 था अब वो 51 हो गया, 53 से 51 हो गया, यानी ये 53 से 51 हो गया। कब, जब हमने प्रपोज 2 बनाया, जब हमने प्रपोज्ड 1 बनाया तो हमारा जो आंसर बना प्रपोज्ड 1 में वो क्या हो गया जी, रिजल्टिंग रेशियो जो है हमारा इंक्रीज्ड हो गया था। तो अगर पुराना रेशियो 1 से कम है तो सेम डायरेक्शंस में रिजल्ट जाएंगे, द रिजल्ट विल गो इन द सेम डायरेक्शन। अगर आपको इसको याद रखना है तो आप देख ले, अगर पुराना रेशियो 1 से कम है और जो चेंजेस लाएंगे अगर आप ऐड करेंगे तो रिवाइज्ड रेशियो ऐड हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसमें कुछ घटाएंगे तो रिवाइज रेशियो घट जाएगी। लेकिन अगर मेरा ओपनिंग रेशियो, इनिशियल रेशियो जो है वो अगर 1 से ज्यादा है तो उसके इम्पैक्ट निगेटिव होंगे। उन पे अगर हम ऐड करेंगे चीजें तो हमारा जो रिवाइज्ड रिजल्ट आएंगे वो माइनस पे आएंगे, निगेटिव आएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इंक्रीज्ड रिजल्ट, इंक्रीज्ड क्रेडिट रेशियो, इंक्रीज्ड करंट रेशियोज आएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो अलजेब्रा। इसको क्या बोलते हैं जी, रेशियो अलजेब्रा।
ठीक है, अब इसमें से किस पे फर्क नहीं पड़ेगा अब मैं आपको बताता हूं। सब हाँ, देखिए करंट रेशियो में फर्क पड़ेगा क्या, यही सिचुएशंस को हम यहाँ एनालाइज करने वाले हैं। दिस सिचुएशंस इज वी आर गोइंग टू एनालाइज हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। दिस इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन वो बोला था कि आपने क्या किया जी, मर्केंटाइज को उधारी पे खरीद लिया। तो देखिए सबसे पहले वर्किंग कैपिटल कितना था आपका जी, 80 माइनस 40। अभी वर्किंग कैपिटल में कोई फर्क पड़ा, बोला कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कौन से चीजों में फर्क नहीं पड़ा जी, वर्किंग कैपिटल पे। रेशियो में फर्क पड़ा, बोला पहले बोला कि करंट एसेट में फर्क पड़ा, बोला हाँ पड़ गया। क्यों, 80 से 103 हो गया। बिफोर इट वाज 80, नाउ इट्स गोस टू 130, देयर इज एन इंक्रीज। वर्किंग कैपिटल में फर्क पड़ा, बोले नो फर्क, बिकॉज इनिशियली द वर्किंग कैपिटल वाज 40, नाउ अगेन 40। फिर बोला करंट लायबिलिटी में फर्क पड़ा, बोला यस पड़ा। पहले करंट लायबिलिटी 40 की थी, अब करंट लायबिलिटी 90 की हो गई है, फर्क पड़ा। फिर बात आता है कि हाँ जी, ठीक है, अब फिर बात आता है करंट रेशियो पे फर्क पड़ा। मैंने चेक कर लिया था, फर्क पड़ा कैसे, तो राना रेशियो हम लोग का क्या था जी, 80/40। अभी वो रेशियो घट गया, यानी अभी वो रेशियो क्या हो गया जी, सॉरी इस पे कर लिया था, 80/, अभी उस रेशियो पे फर्क पड़ा, 1.44 हो गया। तो अगर आप इस तरह से सवाल को समझ के करेंगे, देन ओनली दिस चैप्टर विल गोइंग टू हेल्प यू। तो रेशियो अलजेब्रा वाज फॉर लिटिल बिट हाई, थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप ये 2 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं, आप अगर याद कर लेते हैं या फिर इस एग्जांपल को एक बार एक्सेल पे खुद से करते हैं, आई बिलीव आपका रेशियो अलजेब्रा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि रेशियो अलजेब्रा के कम से कम 3 से 4 सवाल आते हैं आगे पीछे करके। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इसको यहीं पे एक बार स्टॉप करते हैं। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन डे आफ्टर टुमारो, बट आई वांट कि आप लोग एक बार थोड़ा सा, मैं बता दे रहा हूँ, रेशियो अलजेब्रा एक बार देख लीजिएगा, या इफ यू वांट आई विल सेंड सम क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। ठीक है भाई, Yes, sir. ओके, थैंक यू। काजल आपको कुछ समझने में दिक्कत है तो बताएं मेरे को। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो बस क्वेश्चन भेज दीजिएगा तो मैं वो प्रैक्टिस करूंगी, अगर डाउट हुआ तो मैं आपसे पूछ लूंगी। चले, डन हो गया जी। ओके। ओके, थैंक यू जी।